रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है ना, तो वो सिर्फ पत्तों को नहीं हिलाती, वो उन यादों को भी जगा देती है जो जिंदा रहकर भी मर चुकी होती है। अरे खड़े क्यों हैं डॉक्टर साहब? सिर्फ एक बांस ही तो है, आ जाइए ना। उसके सामने एक बड़ा सा बांस का पेड़ था, टूटा हुआ लेकिन बीच से रास्ता बनाता हुआ। मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया ही था, तब अचानक मुझे कुछ याद आ गया और मैं रुक गया। हवा तेज चलती है, बांस टकराते हैं। ये वहां क्या खड़े हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ, लड़की खतरे में है। आइए ना, लड़की के पास चलते हैं। मेरा दिल अचानक और तेज धड़कने लगा। आवाज वही थी, लेकिन लहजा बदल चुका था। इस बार उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। बिजली चमकती है, बारिश ऊपर से, जंगल की काली परछाइयां और वो आदमी। जब उसने जोर से चिल्लाया तो मेरी रगों में जैसे बर्फ जम गई। कहा ना, आओ यहाँ, लड़की खतरे में है। उस एक पल में मेरा सारा वहम टूट चुका था। ये कोई इंसान नहीं था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। मैं भागना चाहता था, पर डर ने मुझे वहीं जकड़ लिया था। फिर भी मैंने हिम्मत करके कदमों को धीरे धीरे पीछे ले जाना शुरू किया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, यहाँ एक पल भी लुकना मौत है। अचानक जोर की बिजली चमकी और उस रोशनी में जो मैंने देखा, वो आदमी टूटे हुए बांस के बेड पर बैठा था। हंसी की गूंज। उसने मेरी तरफ देखा और जैसे ही उसे मेरा डर दिखा, वो अपने असली रूप में आ गया। ये वहां क्या खड़े हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ, लड़की खतरे में है, चलो ना। तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे, पर उस पल जो मैंने देखा, उसका ख्याल आज भी मेरी नींद छीन लेता है। उसकी हंसी, उसकी आवाज और वही अजीब सी कविता जो उस आदमी के मुंह से निकल रही थी। मेरा दिल जैसे कमजोर पड़ गया। मैं एक पल भी वहां रुक नहीं पाया। बारिश में भीगता हुआ मैं जान बचाकर भाग गया। वो आवाजें मेरे पीछे आ रही थीं, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जंगल में पीछे मुड़ने वाले कभी वापस नहीं आते। काका, आज बिजली नहीं आने वाली। कोई ऐसी कहानी सुनाइए ना जिसे सुनकर पसीने छूट जाएं। बेटा, कहानियां तो मनोरंजन के लिए होती हैं, लेकिन जो मैंने देखा था वो मौत का नंगा नाच था। साल 1985। काका उस वक्त शहर से नए नए डॉक्टर बनकर लौटे थे। उन्हें भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं था। वो अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। अरे यार, ये मोटरसाइकिल भी अभी खराब होनी थी। पूरा रास्ता सुनसान है और बारिश शुरू होने वाली है। काका मोटरसाइकिल ठीक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें पेड़ों के पीछे से देख रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। बारिश तेज हो चुकी थी। काका ने सोचा कि पुल के नीचे थोड़ी देर पनाह ले ली जाए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से एक आदमी बैठा आग सेक रहा था। नमस्ते भाई साहब, आप भी यहाँ फंस गए? डॉक्टर साहब, ये रास्ता बहुत बुरा है। यहाँ वही रुकता है जिसका नसीब खराब हो। काका को लगा शायद वो कोई राही है। दोनों बातें करने लगे। आदमी ने बताया कि वो इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, लेकिन काका ने ध्यान दिया, इतनी ठंड में भी उस आदमी के शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे वो अंदर से जल रहा हो। सुना आपने? कोई बच्चा रो रहा है जंगल में। चलिए डॉक्टर साहब, आप तो मसीहा हैं, किसी की जान बचाना आपका फर्ज है। काका जैसे जैसे उस लड़की के करीब जा रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। करते हैं, लेकिन पुल खत्म ही नहीं हो रहा था। वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहे थे। इसे मौत का घेरा कहते हैं। शैतानी ताकतें आपका रास्ता बांध देती हैं। काका ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने जेब से गंगा जल की एक छोटी शीशी निकाली जो उनकी माँ ने दी थी और उसे चारों तरफ छिड़क दिया। जब काका की आंख खुली तो वो उसी पुल पर अकेले थे,
उनकी साइकिल वहीं पड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने पुल के पत्थर पर देखा तो वहां उनके जूतों के निशान नहीं बल्कि जले हुए पंजों के निशान थे। इसलिए कहता हूं बेटा, रात को जंगल की हर आवाज पर भरोसा मत करना। हर रोने वाला इंसान नहीं होता। काया पलट गई है, पर सवाल ये है कि क्या वो काका ही हैं या वही छलावा उनका रूप लेकर गांव में आ गया है। काका की कहानी सुनने के अगले ही दिन गांव में एक सन्नानी फैल गई। अर्जुन, जो उस रात चौपाल में सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहा था, अपने घर नहीं पहुंचा। लोगों को लगा वो दोस्तों के साथ होगा, लेकिन जब उसकी मोटरसाइकिल पत्थर वाले पुल के पास मिली तो सबके कलेजे मुंह को आ गए। काका, आपने ही कल रात उसे डराया था। क्या आपने देखा वो किधर गया? मैंने तो पहले ही कहा था, वो पुल रास्ता नहीं, एक जाल है। अर्जुन ने उस जाल में कदम रख दिया है। अर्जुन का छोटा भाई आदित्य काका की बातों पर यकीन नहीं करता था। वो शहर से पढ़कर आया था। उसने फैसला किया कि वो जंगल के अंदर जाएगा। आदित्य ने अपने 2 दोस्तों विक्रम और समीर को साथ लिया। उन्हें नहीं पता था कि वो मौत के कुएं में उतर रहे हैं। ये सब काका का दवाई का नशा है या उनका वहम। कोई भूत नहीं होता। जैसे ही वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां बांस के पेड़ घने थे, उनका जीपीएस काम करना बंद कर गया। कंपस की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। भाई, मुझे लग रहा है हम एक ही जगह बार बार घूम रहे हैं। देखो, वो वही पुराना पत्थर है जिसे हमने 10 मिनट पहले देखा था। समीर ने देखा कि झाड़ियों के पीछे से एक परछाई गुजर रही है। उसे लगा शायद अर्जुन है। वो दोस्तों को बताए बिना उसके पीछे भागा। जब आदित्य और विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो समीर गायब था। सिर्फ उसका लालटेन जमीन पर पड़ा था, जिसका कांच टूट चुका था और उस पर खून के निशान थे। आदित्य और विक्रम भागते हुए एक पुरानी जली हुई कुटिया के पास पहुंचते हैं। वहां एक पुराना तांत्रिक बैठा है। आ गए मौत के सौदागर। तुम्हें लगा तुम इस जंगल से दोस्ती कर लोगे? ये जंगल भानगढ़ की उस रानी का है जिसे धोखे से मारा गया था। वो हर साल एक वैद्य मांगती है। लेकिन हम तो डॉक्टर नहीं हैं। तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे गांव का वो काका है। उसने 40 साल पहले अपनी जान बचाने के लिए शैतान से एक सौदा किया था। उसने वादा किया था कि हर 10 साल में वो एक नौजवान को इस जंगल की भेंट चढ़ाएगा। आदित्य के पास से जमीन खिसक गई। काका गांव के रक्षक नहीं बल्कि शैतान के एजेंट थे। समीर और अर्जुन को काका ने ही इस मौत के जाल में ढकेला था। रात का वक्त। आदित्य और विक्रम वापस गांव की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ता बदल जाता है। वो पुल पर पहुंचते हैं। वहां काका पहले से ही खड़े थे। उनके हाथ में वही पुरानी लालटेन थी, लेकिन उसकी रोशनी अब खून की तरह लाल हो चुकी थी। तो तुमने सच जान ही लिया। आदित्य, तुम्हारे भाई अर्जुन का शरीर अब मेरा है। मैं बूढ़ा हो रहा था, मुझे नया जिस्म चाहिए था। काका का शरीर पिघलने लगता है और उसके अंदर से वही 10 फीट लंबा छलावा निकलता है। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक रूह थी जो बरसों से काका के जिस्म में छुपी थी। आदित्य ने वही किया जो तांत्रिक ने बताया था। उसने काका की उस पुरानी लालटेन को तोड़ दिया, क्योंकि उस लालटेन में ही उस शैतान की जान बसी थी। अचानक वो छलावा कहीं गायब हो गया। सुबह हो चुकी थी। अर्जुन और समीर बेहोश हालत में पुल के पास मिलते हैं। सब ठीक लग रहा था। गांव वालों ने सोचा डर खत्म हो गया। काका का शरीर राख बन गया था। लेकिन गांव के अस्पताल में जब अर्जुन को होश आया तो उसने डॉक्टर की तरफ देखकर वही अजीब मुस्कुराहट दी जो काका दिया करते थे। अगली बारी तुम्हारी है। अर्जुन वापस तो आ गया था, लेकिन क्या वो वही अर्जुन था? गांव वालों को लगा कि ये सिर्फ उस रात का सदमा है, पर आदित्य को कुछ और ही शक था। अर्जुन ने खाना छोड़ दिया था और वो रात भर अपने कमरे में किसी से बातें करता था, लेकिन कमरे में कोई और नहीं होता था।
आदित्य अपने भाई के कमरे के बाहर खड़ा होकर आवाज सुन रहा था। अंदर से दो तरह की आवाजें आ रही हैं, एक अर्जुन की और एक वही भयानक काका वाली। अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। इन सब का विश्वास जीतना है। आदित्य ने फैसला किया कि वो इस बार अकेला नहीं लड़ेगा। उसने गांव के सबसे पुराने ग्रंथों की खोज शुरू की। उसे पता चला कि पत्थर वाला पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक पाताल द्वार है जो भांगड़ की उस रानी ने बनवाया था, जिसे काले जादू के जुर्म में जिंदा दफन कर दिया गया था। 300 साल पहले रानी रक्तांबरा ने अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए गांव के बच्चों की बलि दी थी। जब राजा को पता चला तो उसने रानी को उसी जंगल में जिंदा चुनवा दिया। कैसे रोका जाए? आदित्य और विक्रम जंगल में भागते हैं, लेकिन इस बार जंगल बदल चुका था। पेड़ों से खून टपक रहा था और रास्ते में हजारों पुराने कंकाल खड़े हैं। देर कर दी तुमने, रानी जाग चुकी है। अर्जुन सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल तो अमावस्या की रात को होगा, जब पुल के नीचे रानी का शरीर फिर से बनेगा। उसे रोकने के लिए तुम्हें भानगढ़ के किला की मिट्टी और सूर्य कुंड का जल चाहिए। आदित्य और विक्रम को अब दो अलग दिशाओं में जाना था। विक्रम सूर्य कुंड की तरफ भागा और आदित्य उस खौफनाक भांगड़ किले की तरफ, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। दोस्ती और डर के बीच ये लड़ाई भयानक थी। विक्रम ने समीर को बेहोश किया और पवित्र जल लेकर भागा। उधर आदित्य किले के तहखाने में पहुंचा, जहां हजारों आत्माएं उसे रोकने के लिए चिल्ला रही थीं। अमावस्या की रात में पत्थर वाले पुल पर अर्जुन खड़ा था। उसके चारों तरफ गांव के लोग सम्मोहित होकर खड़े थे। पुल के नीचे नदी का पानी लाल हो पड़ चुका था। आज से ये गांव मेरा होगा। मेरी मौत का बदला पूरा हुआ। नदी से एक भयानक आकृति निकलने लगती है, आधा इंसान आधा शैतान। आदित्य और विक्रम ठीक वक्त पर पहुंचते हैं। नहीं रक्तांबरा, तेरा वक्त खत्म हुआ। आदित्य वो पवित्र मिट्टी हवा में उड़ाता है और विक्रम पवित्र जल पुल पर छिड़क देता है। एक जोरदार धमाका होता है, बिजली कड़कती है और पुल टूटने लगता है। शैतान और रानी की रूह के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। आदित्य ने वो पुरानी लालटेन उठाई और उसे नदी में फेंक दिया। जैसे ही लालटेन पानी में गिरी, एक नीली आग उठी जिसने रानी की रूह को जकड़ लिया। गांव वालों की नींद खुली तो उन्हें कुछ याद नहीं था। सब कुछ ठीक लग रहा था। रानी का श्राप खत्म हो गया था, या शायद सबको ऐसा ही लग रहा था। नया डॉक्टर जब गांव में दाखिल होता है तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो औरत उसे एक पुरानी लालटेन देती है। बेटा, ये लालटेन रखो। इस रास्ते में अंधेरा बहुत होता है। शर यानी ईविल कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेता है। अगली बार जब आप किसी सुनसान पुल से गुजरें तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो।